हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडेस 34 के स्टडी मटेरियल के सारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चाहे वो इलस्ट्रेशन के रूप में दे रखे, टीवाईके के रूप में दे रखे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ जो नवंबर 22 के लिए 2 कंप्लीट टेस्ट रखे हैं, उसका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप एक बार उसको चेक कर लें और टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। टेस्ट की कोई फी नहीं है और आपको टेस्ट जो मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको इंडेस 34 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कवर कराऊंगा। अगर कोई डुप्लीकेट क्वेश्चन तो उसको हम स्किप कर देंगे। कंसेप्ट के लिए मैं आपको हल्का फुल्का सा कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे। मैराथन मैंने कंप्लीट डाल रखी है, उसमें मैंने 100% कंसेप्ट कवर कर रखे हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम टाइम में आपको सारे सारे क्वेश्चन करा दूं, इसलिए बोलने की स्पीड जो रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो एक्सक्लूसिव रिवीजन पर्पज के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, अगर मैं आपको हल्के फुल्के से कंसेप्ट की बात करूं 34 की, देखिए आपने क्या करना है, हर इंटरिम पीरियड को एक इंडिपेंडेंट पीरियड मान के चलना है। आई मीन टू से, मैं एक छोटा सा आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं। जैसे मान लो ये 4 साल है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया, मैंने क्या किया, यहां पे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया, और मेरे को सर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो मेरे को थर्ड ईयर में जाके मिलेगा, तो क्या मैं इस खर्चे को डेफर करूंगा या इसी साल रिकॉर्ड करूंगा? सर आप इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफरमेंट अलाउड नहीं है। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको हर एक इंटरिम पीरियड क्या करना है, इंडिपेंडेंट पीरियड मान के चलना है। जिस इंटरिम पीरियड में सर वो खर्चा है एक्रूअल बेस पे, उसी पीरियड का सर आपको वो खर्चा रिकॉर्ड करना है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेफरमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। मैं एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहूं तो इंडेस 34 ये कहता साहब कि जब भी आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपने क्या करना, हर इनकम और खर्चे को सर आपने उस पीरियड के लिए ऐसे रिकॉर्ड करना जैसे आप एक इंडिपेंडेंट ईयर के लिए रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे आप एस्टिमेट लगाते हो कोई भी, ठीक है, तो जो एस्टिमेट होता है, जो आप प्रोविजन बनाते हो, तो आप क्या करते हो सर, हम प्रोविजन का क्यूमुलेटिव अमाउंट पहले निकालते हैं। क्यूमुलेटिव अमाउंट में से पहले ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, फिर करंट ईयर का अमाउंट निकालते हैं। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, आप क्या करेंगे, अगर कोई एस्टिमेट है तो आप ना टिल रिपोर्टिंग डेट ऑफ द इंटरिम पीरियड तक का क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे, प्रोविजन निकालेंगे, उसमें से ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे, और जो बैलेंस आएगा सर आपका क्या आ जाएगा, वो करंट ईयर का बैलेंस आ जाएगा, करंट ईयर का खर्चा या इनकम आ जाएगी। ठीक। हाँ, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो सर टैक्स के लिए आप क्या करेंगे, पहले एनुअल एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे जो बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से निकलेगा, और उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप इंटरिम पीरियड का टैक्स निकालेंगे। एक मिनट के लिए मैं आपको एफआर क्विकर पे लेके चलता हूं इस कंसेप्ट के लिए। देखिए, income tax expenses is recognized in each interim period based on the best estimate of the weighted average annual income tax rate expected for the full financial year। आप क्या करेंगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेड इनकम निकालेंगे, उसके साथ सर आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट निकालेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इंटरिम पीरियड का टैक्स निकालेंगे। ठीक। एक बात मैं आपको यहां पे और बताना चाहता हूं कि अगर मान लो मेरा जो क्वार्टर है, ठीक है, जो इंटरिम पीरियड है, अगर उस पे इन कंपैरिजन टू दूसरे इंटरिम पीरियड के कंपैरिजन में अगर टैक्स का रेट डिफरेंट है, तो सर एक तरीके से वो उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा सर, उस इंटरिम पीरियड के लिए क्या बन जाएगा सर, वेटेड एवरेज रेट बन जाएगा। तो आप उसी रेट के हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स का खर्चा निकालेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कोई भी ऐसी बात आएगी जो मेरे को और एक्सप्लेन करनी है तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हर क्वेश्चन से पहले बेटा मैं आपको 5 से 10 सेकंड इस चैप्टर के अंदर दूंगा पढ़ने के लिए, और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई भी आपको इलस्ट्रेशन कराऊं, क्वेश्चन कराऊं, तो आप पहले एक बार उसको खुद पढ़ लें, ताकि और आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। आप जल्दी से क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलेंगे, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका है पेज नंबर 2.87 पे। तो पेज नंबर 2.87 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1। टेक 10 सेकंड, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या लिखता है, कंपनी ए हैज रिपोर्टेड 60,000 एज प्री टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड एक्सपेक्टेड ए लॉस ऑफ 15 ईच इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। ओके, क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में 60,000 का प्रॉफिट होगा प्री टैक्स, ठीक है, और आगे सर एक्सपेक्टेड लॉस है हर एक क्वार्टर में। तो आपका 15,000 का टैक्स वो आ जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा टैक्स के लिए, क्योंकि आपको क्या करना होता है सर, जो टैक्स देना होता है ना वो एनुअल बेसिस पे देना होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एनुअल टैक्स रेट का वेटेड एवरेज रेट लेंगे, मतलब एनुअल टैक्स का सर वेटेड एवरेज रेट लेंगे, और उसके बाद सर क्या करेंगे, इंटरिम पीरियड के हिसाब से उस टैक्स रेट को यूज करके अपना टैक्स का एक्सपेंडिचर या इनकम निकालेंगे। ठीक। इट हैज ए कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट 20,000 ऑफ द एनुअल अर्निंग एंड 40% ऑफ
ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग। वो ये कह रहा है सर अगर आप पूरे साल में ना प्रॉफिट कमाओगे तो 20,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद सर 40% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देखिए सर, हमने अर्निंग कितनी की 15,000, तो हमने जो टैक्स का रेट है कितना है 20% लगेगा, कितना आ गया 3,000 आ गया। और मेरे पूरे साल की इनकम कितनी है सर 15,000 है, तो जो मेरा एवरेज एनुअल एवरेज टैक्स रेट निकलेगा वो कितने से निकलेगा 20% से। तो मैं क्या करूंगा सर, हर क्वार्टर का जो टैक्स रेट होगा 20% के हिसाब से सर मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स का खर्चा इनकम निकाल लूंगा। अब ये देखिए सर, पहले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ 20% के हिसाब से कितना टैक्स आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा, और अगले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ साहब तो आपका 3,000 सर टैक्स की सेविंग आ जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और मैं बताना चाहता हूं टैक्स के लिए, अगर आपने कोई ऐसी इनकम कमाई है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स लगना साहब, ठीक है, तो आप जब भी जिस क्वार्टर में उस इनकम को कमाओगे उसके ऊपर से स्पेशल टैक्स के हिसाब से क्या करेंगे, स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से क्या करेंगे, उसका टैक्स निकाल लेंगे। ठीक, इलस्ट्रेशन 2 पढ़िए, टेक अगेन 10 सेकेंड। आइए मिलके पढ़ते हैं क्या लिखते देखिए। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट इंटरिम रिपोर्ट क्वार्टरली, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल X1 ABC Limited has carried forward loss of 600 lakh for income tax purpose for which deferred tax asset has not been recognized। वो ये कह रहा साहब कि आपके पास ना 600 का लॉस था जिसके ऊपर डीटी आपने नहीं बनाया, उसको आपने क्या किया कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ठीक, तो इस केस में बेसिकली पता क्या करेंगे, करंट ईयर की पूरी इनकम का एस्टिमेट लगाएंगे, कंप्लीट ईयर की इनकम का, और उसमें से 600 का लॉस एडजस्ट करेंगे। जो अब बैलेंस इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और उसके ऊपर से जो भी टैक्स का रेट होगा, स्लैब रेट है, नॉर्मल टैक्स रेट है, उसके हिसाब से टैक्स का खर्चा निकाल लेंगे, और जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा टैक्स का उसको टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे। टोटल इनकम कौन सी सर, बिफोर एडजस्टिंग आपका जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तो आपका सर टैक्स रेट आ जाएगा एनुअल ना वेटेड एवरेज के हिसाब से, और उस टैक्स रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वार्टरली टैक्स का एक्सपेंडिचर या इनकम निकालेंगे। सर आप इनकम क्यों बोलते हो, कभी कभी क्या होता है अगर क्वार्टर में लॉस हो गया तो इन दैट केस आप क्या करेंगे सर, उस केस में आपके पास टैक्स की सेविंग आ जाएगी, इसलिए बेटा मैं इनकम वर्ड भी यूज करता हूं। ठीक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका इंडेस 34 है, मैं IAS 34 बोलने वाला था, इंडेस जो 34 है बेटा, इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 5 नंबर का, और एक अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एक मैं कहूंगा कि आपको ये चैप्टर भी करके जाना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए। हाँ जी सर, हमें पूरा सिलेबस करके जाना है, हम इस बात का आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए, ABC Limited earn 9 lakh in each quarter ending 30th June, 30th September, 31st December and 31st March, excluding the carry forward loss। वो ये कह रहा है सर हर क्वार्टर में आप क्या करेंगे 900 का इनकम कमाएंगे, 900 की। ठीक है, और इनकम टैक्स का जो ये जो इनकम है आपकी, ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस है, और जो इनकम टैक्स का सर रेट है वो आपका 40% है। देखिए सर, हम इनकम कमाएंगे 3600 की, हाँ जी, 600 का लॉस एडजस्ट कर लेंगे जी सर, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 3000, और टैक्स का रेट कितना 40%, तो हमें एक्सपेक्टेड टैक्स कितना देना पड़ेगा पूरे साल में सर 1200, और हमारी इनकम जो है वो कितनी है सर 3600, तो टैक्स का रेट कितना आ गया सर 1/3 आ गया। तो यहाँ पे सर 300 300 300 और 300 आप क्या करेंगे टैक्स का खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है जी सर, चलिए चले, हाँ जी आइए इलस्ट्रेशन 3 पढ़िए, और इलस्ट्रेशन 3 आप पढ़िए, तब तक मैं एक बात फिर से बोलता हूं कि आपने हर क्वार्टर को क्या करना है, इंडिपेंडेंट पीरियड मानना है, इंडिपेंडेंट ईयर मानना। ठीक है, और हाँ, जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करेंगे तो सर आप टिल डेट पहले क्या करेंगे, प्रोविजन का अमाउंट निकालेंगे, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं। ठीक, अगर आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट बेटा आप एज पर इंड AS 8 रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। ठीक है, इनोवेटिव कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ICPL is dealing in seasonal product and the sale pattern of the product quarter wise is under during the financial year X1 X2 10%, 10%, 60%, 20%। ठीक, for the first quarter ending on 30th June ICPL has provided the following information। सेल दे दी सर, ये सर खर्चे दे दिए। ठीक है, ICPL while preparing interim financial report for first quarter want to defer 16 crore expenditure to third quarter on the argument that थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल, देयरफॉर थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर। नहीं सर, आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे सर एज पर इंड AS 34 आपको हर एक क्वार्टर का खर्चा सर उसी के हिसाब से बुक करना चाहिए, लाइक एक एन इंडिपेंडेंट पीरियड। ठीक है, तो आप डेफर्ड नहीं कर सकते, कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड द एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर रुपीज। ठीक, ऑल क्वार्टर है सर ये, कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एज पर इंड AS 34 एंड कमेंट ऑन द कंपनी व्यू। सर कंपनी का व्यू बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, तो आप क्या करेंगे सर हर क्वार्टर का खर्चा उसी क्वार्टर में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सर आपकी जो इनकम है सेल है मतलब 70 है, और आपकी जो रिवेन्यू है वो सर 70 है, और आपके खर्चे ये आ जाएंगे, तो जो आपकी इनकम आएगी, जो आपका प्रॉफिट आएगा सर वो आ जाएगा
25 माइनस 12 माइनस 4, सर 29 आ गया। चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलके पढ़ेंगे। चलो पहले 10 सेकंड ले लो, फिर मिलके पढ़ते हैं उसके बाद। और मैं बता दूं, अगर कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर आपका है तो आप प्रोविजन अमाउंट क्या करेंगे, टिल डेट निकालेंगे, उसमें से पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। आइए मिलके पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखता है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज ₹10,000। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग प्लान मेंटेनेंस एंड नॉर्मल ब्रेकडाउन, ऑल्सो कंसिडरिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 2000 मेट्रिक टन। ठीक है, वही कह रहा सर, आपका जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 10,000 है और आपका नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो 2000 मेट्रिक टन। इसका मतलब सर रिकवरी रेट अपना एज पर इंड AS 2 कितना आ गया, ₹5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से सर उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान लेंगे और उसके बाद सर जो बैलेंस बच जाएगा उसे पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेते। ठीक है, ऐसे सर हम लोग क्या करेंगे, ये तो ईयरली की बात होगी, ऐसे हम क्या करेंगे सर क्वार्टरली का भी अमाउंट निकालेंगे। ठीक, चलिए। और क्वार्टरली सर जब भी आप कोई भी एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालते हो जहां पे सर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है, तो आप टिल डेट सर पहले टोटल अमाउंट निकालते हो, उसमें सर क्या करते हैं पिछले क्वार्टर तक का, मतलब पिछले इंटाइम पीरियड तक का जो ओपनिंग बैलेंस है तो उससे माइनस करके सर करंट ईयर का, मतलब करंट इंटाइम पीरियड का आप अमाउंट निकाल लेते हैं, खर्चे या इनकम का। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली सीजनल वेरिएशंस, therefore the normal expected production for each quarter is 500 metric ton and the fixed production overhead for the quarter are ₹2500। तो सर एक तरीके से सर आपका क्या आ गया, क्वार्टरली भी रिकवरी रेट कितने से आ गया, ₹5 से आ गया। अब देखिए पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सर पहले क्वार्टर में अपना नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होना था सर, 500 यूनिट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ 400, तो 400 इंटू 5 2000 सर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान लेंगे और जो बैलेंस 500 है उसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वार्टर 1 का अगर आप आंसर देखेंगे तो सर ये आप प्रोडक्शन में एलोकेट कर देंगे, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और इसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इंड AS 2 और 34 के अकॉर्डिंग। ठीक सर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आपको इंडेस ऐसे लगाने होते हैं जैसे सर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंडेस लगाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वार्टर देखिए सर 600 आ गया। अब आप देखिए दोनों क्वार्टर का अगर मैं टिल डेट बात करूं तो 1000 सर आपका टोटल प्रोडक्शन आ गया इंटू 5, तो 5000 सर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। सर ऑलरेडी सर आपने क्या करेगा, 2000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान रखा है, तो 3000 सर इस क्वार्टर में आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और जो 500 सर आपका पहले ऑलरेडी सर आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा है, उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में इस क्वार्टर में क्रेडिट कर देंगे। जो पिछले क्वार्टर में आपने क्या किया था, फर्स्ट क्वार्टर में पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था, इस बार आप उसे क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आइए सर टिल डेट सर 5000 आ गया, तो 2000 ओपनिंग है, 3000 कैपिटलाइज हो जाएगा और 500 सर आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है सर, 3 क्वार्टर का देखिए 7500 आ गया, 5000 ओपनिंग है। ठीक है, तो मतलब टिल फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर है 5000, तो आपका सर 2500 सर आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से सर अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है 9500 है, 7500 सर आप ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके थे, आप कैपिटलाइज कितना कर चुके हैं, हाँ 7500 हो चुका। ठीक है, तो 2000 सर आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान लेंगे और बाकी 500 सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। और अगर ईयरली बेस की बात की जाए साहब, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना देखिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए, प्रिज्यूमिंग दैट देयर आर नो क्वार्टरली ऑब्लिक सीजनल वेरिएशन। ठीक है, कैलकुलेट एलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर ऑल द 4 क्वार्टर एज पर इंडेस 34, रीड विद इंडेस 2। तो इंडेस 34 के अकॉर्डिंग इंडेस 2 के साथ पढ़ के आपने क्या करना, हर क्वार्टर में सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एलोकेशन निकालना, वो हमने सर एलोकेशन निकाल दिया है। विल द क्वार्टरली रिजल्ट अफेक्ट द एनुअल रिजल्ट, देखिए जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है ना ऑल क्वार्टर का सर, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 500 पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा और बाकी सर आपका 9500 क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। और अगर आप एनुअली देखेंगे तो सर सेम तब भी ऐसा ही आएगा। अगर मैं एनुअली की बात करूं तो सर 10,000 का आपका टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, रिकवरी रेट सर आपकी ₹5 है, तो आपका सर जो कैपिटलाइज अमाउंट कितने से 9500 से, तो आप देखेंगे तो सर आपका जो एनुअल बेस पे भी है 500 आपका कहाँ जाना चाहिए सर, पीएनएल अकाउंट में चार्ज होना चाहिए। तो कोई भी सर यहाँ पे जो एनुअल रिजल्ट का मेजरमेंट है उसमें अफेक्ट नहीं है अगर हम क्वार्टर को क्यूमुलेटिव करते हैं। ठीक है, तो आप आंसर में लाइन में मेंशन कर देंगे। ये देखिए सर कोई फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे सर 500 आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे और एनुअली वही चार्ज कर देंगे। द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ
all the quarter would result in unallocated overhead of 500, thus meeting the requirement of Ind AS 34 that quarterly results should not affect the measurement of the annual result। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 5, जल्दी बढ़िए उठा। आइए, ABC Limited manufacture automobile part. ABC Limited has shown a net profit of 20 lakh for the third quarter of 2000X1। सर 20 लाख का प्रॉफिट क्या किया उन्होंने, शो किया है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड विद वाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। सर ये कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने किए। अब हमें क्या करना सर, हमें ये देखना है कि अगर इसी क्वार्टर का खर्चा तो इसी क्वार्टर में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सर डेफर कर रखा तो सर हम क्या करेंगे, वापस ले आएंगे। और अगर किसी पिछले क्वार्टर का खर्चा आपने डेफर करके इस क्वार्टर में लेके आए हैं तो सर उसका इफेक्ट हटा देंगे। ठीक, ascertain the correct net profit to be shown in the interim financial report of third quarter। कहीं बच्चों का ध्यान तो सिर्फ क्वार्टर पे रहता है। ठीक है, टू बी प्रेजेंटेड ऑन द टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना, हमें प्रेजेंट करना। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमारा पूरा ध्यान क्वेश्चन पे है। अच्छी बात होता है। बैड डेट ऑफ 1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। देखिए सर, इस क्वार्टर में आपका 1 लाख का खर्चा हुआ था बैड डेट का, लेकिन आपने 50% आगे डेफर कर दिया। क्यों डेफर कर दिया सर, इसी क्वार्टर में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो प्रॉफिट और गिर जाएगा। हाँ जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 450 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर देखिए, अगर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज आता तो सर ये रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, प्रोस्पेक्टिव आएगा। सर ये प्रोस्पेक्टिव आएगा क्योंकि इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना गया है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है सर तो उसका इंपैक्ट हम करंट ईयर में लेते हैं। ऑन द सेम ट्रेनिंग सर, अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर सर अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज करते हैं सर तो उसका इंपैक्ट भी आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे उस क्वार्टर के हिसाब से लेंगे। तो 450 ही सर आपका डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, 450 ले रखा, अलग से कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी। ठीक, exceptional loss of 28,000 incurred during the third quarter, 50% of the exceptional loss have been deferred to next quarter। क्यों डेफर कर दिया साहब, आपको पूरा इसी क्वार्टर में खर्चा बुक करना है। आधा खर्चा आप बुक कर चुके तो आधा और हम लोग क्या करें, खर्चा बुक कर लें। ठीक है, रुपीज 5 लाख एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द थर्ड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल। कैसी बातें कर रहा है, अगर हम ये कहें सर कि हमने खर्चा डेफर कर दिया क्योंकि जी ऐसा था उस ईयर में सेल ज्यादा होने वाली है, नहीं, डेफरमेंट तो अलाउड ही नहीं है। अगर मैं आपको इंडेस का रेफरेंस दूं तो इंडेस 38 के अकॉर्डिंग सर आप डेफर्ड नहीं कर सकते, इवन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सर आप डेफर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडेस 38 में हाँ अगर इंटेंजिबल सर की डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाती तो सर आप क्या करेंगे, फिर सर आप उसे एमोटाइज करेंगे, ना कि डेफर्ड करेंगे। सर मींस आप खर्चे को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, असेट रिकॉर्ड करेंगे और उसे फिर सर पर एनम के हिसाब से एमोटाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, therefore fourth quarter should be debited by higher expenditure, the expenditure are uniform throughout all quarter। तो सर 5 लाख आपने क्या किया, डेफर कर दिया, तो 5 लाख हम यहां से घटा देंगे तो यह आएगा 564। तो 20 लाख माइनस 5 लाख 64,000, 14 लाख 36,000 से आपका प्रॉफिट आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, टी भाई के करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, टैक्स के ऊपर है। हालांकि इस क्वेश्चन में सर कुछ है नहीं, कुछ नहीं, चलो फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने किया था उससे थोड़ा सा अलग है ना। कंपनी ए एक्सपेक्ट टू अर्न 50,000 प्री टैक्स प्रॉफिट ईच क्वार्टर एंड हैज ए कॉर्पोरेट टैक्स 20% ऑन द फर्स्ट 20,000 और 40% की स्पेशल एडिशनल अर्निंग पे है। तो सर देखिए, आपकी पूरे साल की अर्निंग 60,000 होगी। हाँ जी, अगर टैक्स की बात करें तो पहले 20,000 पे कितना है, 20% और नेक्स्ट 40,000 पे कितना है, 40%। तो 20,000 सर आपका टैक्स आ गया, अर्निंग सर आपकी 60,000 आ गई, तो 1/3 सर आपके क्या हो जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए टैक्स का रेट आ गया, तो हर क्वार्टर में सर आपका 5,000 का टैक्स का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। चलिए अब देखिए सर, अगर आपको स्पेशल इनकम कमाते हैं और उसके ऊपर स्पेशल इनकम का टैक्स रेट दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी क्वार्टर की वो इनकम होगी उस इनकम के ऊपर उसी स्पेशल टैक्स के हिसाब से टैक्स का खर्चा निकालेंगे। ठीक है, आइए, Narayan Limited provide you the following information and ask you to calculate the tax expenses for each quarter, assuming that there is no difference between the estimate taxable income and estimate accounting income. Estimate gross annual income सर 33 लाख की, जिसमें सर आपका कैपिटल गेन कितने से 8 लाख का इंक्लूड है। तो बैलेंस इनकम कितनी बच गई आपकी 25 लाख। ठीक है, इनकम ऑफ क्वार्टर 1 7 लाख, क्वार्टर 2 8 लाख, क्वार्टर 3 सर आपका 12 लाख, जिसमें 8 लाख का सर कैपिटल गेन इंक्लूड है, और क्वार्टर 4 के सर 6 लाख है। अदर सर जो आपकी मतलब ऐसे बोलते हैं, जो टैक्स का रेट है वो कैपिटल गेन पे कितना है 12% है, और अदर इनकम पे कितना है
स्लैब रेट है। और स्लैब रेट कितना सर, पहले 5 लाख पे 30% है। आइए तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख पे टैक्स लगा देंगे किस रेट से, 30% से, और बैलेंस जो आपका 20 लाख आएगा उस पर सर क्या रेट है, 40%, तो 8 लाख आ गया। तो 950 सर आपका टैक्स बन जाएगा। एस्टिमेट इनकम सर आपकी 25 लाख है, जो आपकी नॉर्मल इनकम है। स्पेशल इनकम में स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। तो आपका जो टैक्स का रेट है सर वो आपका आ जाएगा 38%। आइए तो हम टैक्स का खर्चा निकाल देते हैं। पहले क्वार्टर में सर कितने से आ जाएगा, 7 लाख इंटू 38% सर ये आएगा 266। मैं यही लिख दूँ साथ साथ, हाँ जी 266। सेकंड में देखिए सर 8 लाख है, 3,04,000। थर्ड में देखिए सर 8 लाख पे सर आपका 12% आ जाएगा 96,000, और 4 लाख पे 152 प्लस आपका 96, तो 248 आ जाएगा सर थर्ड क्वार्टर का। और फोर्थ क्वार्टर का आएगा 228। एक बार चेक करा दे, हाँ जी आइए 266, 34, 248, 228, 248, 228, ठीक है जी। चलिए टैक्स वाला बेटा आई थिंक ये आप देख लेना, कुछ है नहीं इसके अंदर। फोर्थ मैं करा देता हूँ, फिफ्थ में करा देता हूँ। फिफ्थ जरूर कराऊंगा क्योंकि फिफ्थ में सर आपका क्वार्टर वाइज जो है टैक्स का रेट अलग है। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 4, टेक 10 सेकेंड। आइए क्या लिखता है, ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस इन द सेकंड क्वार्टर, हैप्पी इंडिया लिमिटेड incurred an inventory loss. The market price is expected to return to previous level by the end of the year. At the end of the year, the decline has not reversed. When should the loss be reported in the interim statement of P&L? सर ये आपका आएगा सेकंड क्वार्टर में आना चाहिए क्योंकि उसी क्वार्टर का लॉस है। लो जी सेकंड क्वार्टर में लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टेक 10 सेकंड, फिर 5 करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखता है, एन एंटिटी अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ठीक है सर, वो अकाउंटिंग ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से फॉलो कर रही है, बट इट्स टैक्स ईयर एंड 31 मार्च। ठीक है, द एंटिटी पब्लिश एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडेड। ठीक है, उसने सर हर एक क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की है। द एंटिटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टडी एट 10,000 ईच क्वार्टर। सर उसको जो प्रॉफिट हुआ है हर क्वार्टर में 10,000 हुआ। एस्टिमेट इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19। यहाँ तक सर टैक्स का रेट 25% है, और इसके बाद सर कितना है 30% है। तो सर कुछ नहीं करना, इसका जो टैक्स रेट इस क्वार्टर का 25% है, तो 25 के हिसाब से टैक्स का रेट आ गया सर। यहाँ पे सर आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट अगर आप निकालो तो 30% ही आना है, तो कुछ करना ही नहीं अलग से। ये लो जी, ये क्यूमुलेटिव आ गया। चले, हाँ जी सर, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 34 खत्म होता है। मैं फिर से आपको बोलूंगा बेटा कि आप ना मैराथन जरूर रेफर करना, क्योंकि मैंने वहाँ पे 100% कंसेप्ट करा रखे हैं। और अगर मान लो मैं कोई रिस्पेक्टिव चैप्टर यहाँ पे कराता हूँ और उससे रिलेटेड अगर कोई भी चेंज है, कोई अपडेशन है, तो मैं सर आपको बता दूंगा, फिर आप मैराथन में वो चीज़ ऐड कर लेना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और हाँ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, इस बार एग्जाम पर।